Assalamualaikum and welcome back again. And today we will be doing a past paper related to paper 6. This is October November 24, paper 6-2. So let's see. Okay. So this is the first question in which you have been given a stack of glass microscope slides. मतलब यहाँ पे कोई एक स्लाइड नहीं, बहुत सारी स्लाइड्स हैं और उनका एक स्टैक बना दिया है. ठीक है. स्टूडेंट विल टेक द मेजरमेंट फॉर द स्टैक ऑफ दीज माइक्रोस्कोप स्लाइड्स. ठीक है. और उससे एस्टिमेट फाइंड आउट करेंगे कि हाउ मेनी स्लाइड्स आर देयर. आपको अब डायमेंशंस में देखें तो उन्होंने बता दिया है कि दिस इज़ योर लेंथ, दिस इज़ योर हाइट एंड दिस इज़ योर विड्थ. तो आपको ये तीनों चीज़ें बता दी हैं कि ये आपके पास लेंथ आ गई, ये आपके पास विड्थ आ गई और ये आपके पास क्या आ गई, हाइट आ गई. इन द पार्ट ए व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू मेजर. इन तमाम लेंथ विड्थ और हाइट को आपने क्या करना है बेटा, मेजर करना है. तो हमने स्केल लिया. स्केल से हम लोगों ने सबसे पहले लेंथ को मेजर कर लिया. 7.5 आपके पास लेंथ आ गई. विड्थ को भी मेजर कर लेते हैं. दिस इज 1.5 2.5. एंड हाइट को भी हम लोग मेजर कर लेते हैं इसी तरीके से आपके पास. सो वी हैव हाइट एज 1.3. ठीक है. तो हमारे पास तमाम की तमाम वैल्यूज़ आ गई. लेंथ आपके पास कितनी आ गई, 7.5. यूनिट लिखा हुआ है सेंटीमीटर. दिस वाज 2.5 एंड हाइट वाज 1.3. ठीक हो गया. पार्ट भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं. यू जस्ट हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड डू अकॉर्डिंगली. इसमें कोई मेमोराइजेशन नहीं होती. जर्नल आपके पास नॉलेज आपको जज किया जाता है बेटे. अब जरा देखें, आपके पास बोला हुआ है द स्टूडेंट यूजेस बैलेंस टू मेजर द मास ऑफ द कवर्ड स्टैक ऑफ स्लाइड्स. ठीक है. अच्छा, आपको इन्होंने बता दिया है कि मास हम लोगों ने मालूम किया है एंड द मास इज़ 57.87. आपको क्या करना है, राइट डाउन द मास टू द नियरेस्ट 0.1 ग्राम. मीन्स इसको राउंड ऑफ कर दो. और राउंड ऑफ कैसे करना है कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक डेसिमल प्लेस है, टू 1 डेसिमल प्लेस. सो दिस इज़ 57.87. इसको एक डेसिमल, वेरी गुड बेटे. सो इट वुड बिकम 57.9. राउंड ऑफ कर दिया बेटे. ठीक. इसी तरीके से नाउ दे हैव गिवन यू द फॉर्मूला. देखो, कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला उन्होंने दे दिया बेटे. ठीक है. आपके पास मास भी है, लेंथ भी है, विड्थ भी है, हाइट भी है. आपको सिर्फ क्या मालूम करना है, रॉ, जो कि क्या है, डेंसिटी है बेटे. तो हमारे पास मास कितना है उन्होंने ये भी बोल दिया. ए और बी पार्ट 1. बी पार्ट 1 में आपके पास मास आया था 57.9 और यूनिट क्या था इसका, ग्राम्स में था. लेंथ, विड्थ और हाइट हमने अभी पहले मालूम किए हैं. 7.5 इंटू 2.5 इंटू 1.3. अच्छा, अब से देखो, लेंथ का यूनिट भी सेंटीमीटर, विड्थ का यूनिट भी सेंटीमीटर, हाइट का यूनिट भी सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपस में क्या बन जाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा. ठीक. कैलकुलेटर के थ्रू 57.9 डिवाइड बाय 7.5 इंटू 2.5 इंटू 1.3 कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा 2.37. ठीक है. और यूनिट क्या बना, ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं किया बेटे. वैल्यूज निकाली, मेजर की, उन्हीं को यहाँ पे पुट कर दिया और यूनिट फाइंड आउट करके लिख दिया. अब इसी तरीके से देखें, यू हैव बीन गिवन द थिकनेस ऑफ अ सिंगल स्लाइड. एक स्लाइड की थिकनेस क्या है, दैट इज 0.11. मास ऑफ अ सिंगल स्लाइड, मास क्या है एक स्लाइड का, वो भी आपके पास दे दिया है 4.2. आपको मालूम क्या करना है, बाय यूजिंग द आंसर ऑफ बी पार्ट 1. बी पार्ट 1 में आपके पास क्या आया था बेटा, बी पार्ट 1 में पूरे स्टैक का मास आया था बेटा. और अगर एक स्लाइड का मास गिवन है तो टोटल मास को एक स्लाइड के मास से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ स्लाइड्स के बारे में पता चल जाएगा. तो आपके पास टोटल कितना था बेटा, 57.9. एक स्लाइड का मास आपके पास कितना आया बेटा, 4.2. तो आपके पास आंसर देखते हैं कितना आ रहा है, 13.7857. अब जरा देखो, नाउ इट्स अप टू यू. मैं राउंड अप भी कर सकता हूँ, राउंड डाउन भी कर सकता हूँ.
जब से ऑब्वियसली 13.7 स्लाइड्स तो नहीं होंगी ना बेटा, या तो 13 होंगी या तो 14 होंगी। तो अब मेरी यहाँ पे मर्जी है कि राउंड अप करूँ राउंड डाउन करूँ, लेकिन कोशिश करो राउंड डाउन ही करो बेटे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 13 स्लाइड्स हो गई। अब इसी तरीके से यूज़ योर आंसर ऑफ पार्ट ए। पार्ट ए में आपके पास क्या मौजूद था बेटा, ज़रा हम लोग पहले ये देख लेते हैं। पार्ट ए में लेंथ, विड्थ और हाइट मौजूद थी। आपके पास बोला हुआ ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ N2। अब ज़रा देखो, और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे क्या गिवन थी, थिकनेस ऑफ अ सिंगल स्लाइड। मैं अगर इस डायग्राम में देखूँ तो ये है, दिस इज़ द थिकनेस ऑफ ऑल द स्लाइड्स, जो ये मैंने मार्क किया है, ठीक है। ये थिकनेस नहीं बता रही बेटे, ये भी थिकनेस नहीं बता रही, ये वाली आपके पास लेंथ इज टेलिंग मी द थिकनेस ऑफ ऑल द स्लाइड्स एंड व्हाट इज इट वाज हाइट एक्चुअली। तो आपके पास तमाम स्लाइड्स की टोटल हाइट कितनी आ गई, या टोटल थिकनेस कितनी आ गई बेटे, 1.3। एक स्लाइड की थिकनेस कितनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1.3 को 0.11 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास नंबर ऑफ स्लाइड्स पता चल जाएंगे। तो देखो, दो तरीक़ों से यहाँ पे उन्होंने नंबर ऑफ स्लाइड्स आपसे फाइंड आउट करवाई बेटे। आंसर है 11.8181 एंड सो ऑन। तो अब इसको भी मैं क्या कर दूँगा, 11 में राउंड ऑफ कर दिया। अब ज़रा देखें ये चीज़, इसको समझिएगा। Two quantities can be considered to be equal within the limit of experimental accuracy if their values are within 10% of each other। अगर ये वैल्यूज़, ये दो वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड आउट किए हैं, इन दोनों मतलब का, इन दोनों के दरमियान का अगर मैं बोलूँ डिफरेंस जो है वो आपके पास 10% से अंदर अंदर है, 10% है, 10% से ज़्यादा, ठीक है। तो फिर आपके पास क्या होगा, आपके पास फिर ये दोनों इक्वल कंसीडर किए जाएंगे। अगर 10% से ज़्यादा है तो वो आपके पास अनइक्वल होंगे। तो देखो बोला हुआ है ना, दो क्वांटिटीज़ कैन बी कंसीडर्ड इक्वल विद इन द लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी इफ़ देयर वैल्यूज़ आर विद इन 10% ऑफ ईच अदर। तो आप निकाल सकते हो बेटा, इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस क्या है वो क्या है, 2 है। क्या वो देखो, क्या ये डिफरेंस 10% से अंदर अंदर है, तो आप जब फाइंड आउट करेंगे सो इट वुड नॉट बी विद इन द 10% लिमिट। तो आप अब इसका आंसर लिखोगे, क्या ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे, 10% से 10% का डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा है, तो ये अनइक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, दे आर अनइक्वल। और क्यों अनइक्वल हैं वो हम लोग रीज़न लिख देंगे, बिकॉज वैल्यूज़ आर नॉट विद इन 10% लिमिट। कैलकुलेशन किस तरीके से करोगे, आपने क्या कर लिया, दोनों का डिफरेंस कितना आया, 2/13 मल्टीप्लाई बाय 100 करके देख लो, या 2/11 मल्टीप्लाई बाय 100 करके देख लो। दोनों से डिफरेंस निकाल के देख लिया, 13 से भी और 11 से भी। तो दोनों से ही आंसर आपका 10% से ज़्यादा आ रहा है बेटा। दैट इज़ वाई दे आर कंसिडर्ड एज अनइक्वल। अब अगला, अब ज़रा देखो, ये दोनों जो क्वांटिटीज़ थी ये थी आपके पास उन्हीं तमाम स्लाइड्स की बेटे। सवाल में ये बोला हुआ है, स्टेट वन रीज़न वाई द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ n आर डिफरेंट। ये जो हम लोगों ने n की दो तरीक़ों से वैल्यू निकाली, एक हमने निकाली मास के थ्रू, एक हमने निकाली थिकनेस के थ्रू, ये दोनों डिफरेंट क्यों आई हैं। अब इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। हम बता सकते हैं कि हो सकता है तमाम स्लाइड्स का मास सेम ना हो, तभी आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। ऑल्दो डिफरेंस नहीं आना चाहिए था। हो सकता है तमाम स्लाइड की, हाँ ये भी बोल सकते हैं इसकी ऑल्टरनेटिव कि तमाम स्लाइड्स की थिकनेस सेम ना हो, क्योंकि एक तो थिकनेस से निकाला है ना और एक मास से निकाला है। तो हो सकता है ये जितनी भी स्लाइड्स रखी हुई इन सब का मास सेम ना हो, इन सब की थिकनेस सेम ना हो। दैट इज़ वाई द वैल्यूज़ आर कमिंग फॉर नंबर ऑफ स्लाइड्स, बोथ द वैल्यूज़ आर डिफरेंट बेटे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि थिकनेस सेम ना होती तो तभी वो होता ना, क्या कहते हैं, क्या थिकनेस अगर सेम नहीं होती तो स्लाइड्स थिकनेस सेम नहीं है तो तभी स्लाइड्स हाँ, तभी नंबर ऑफ स्लाइड्स आपके पास अनइक्वल आई हैं। अगर तमाम स्लाइड की थिकनेस एक होती तो जो इसका आंसर है वो इसका भी आता। या फिर अब हमें पता नहीं है ना, वी आर नॉट श्योर, बट हमें पता है इन दोनों में से कोई ना कोई रीजनिंग होगा।
अगर सबका मास सेम होता तो फिर होना चाहिए था बेटा, ये दोनों आंसर सेम आने चाहिए थे। हाँ। तो हम यहाँ पे एक रीज़न लिखना है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑल द स्लाइड्स हैव नॉट, एक इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, नॉट ऑल स्लाइड्स हैव सेम थिकनेस और मास, कि हो सकता है तमाम की तमाम स्लाइड्स की थिकनेस सेम ना हो या तमाम की तमाम स्लाइड्स के मासेस सेम ना हो। दैट इज़ वाई वी आर एक्सपीरियंसिंग टू डिफरेंट वैल्यूज़। गॉट इट बेटा? आगे बढ़ाते हैं। अब जरा देखो, यहाँ पे आपके पास सवाल है कि स्टूडेंट मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ एलईडी व्हेन करंट इन इट चेंजेस। ठीक है, आपको बता दिया ये रेजिस्टर है, ये एलईडी है, ये स्विच लगा हुआ है बेटा, और यहाँ पे आपके पास बैटरी है। स्टूडेंट ने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया ताकि वो 220 ओम का रेजिस्टर का वोल्टेज मालूम कर सके। उसने स्विच को क्लोज किया, उसने वोल्ट मीटर VPQ की वैल्यू नोट डाउन कर ली। पार्ट 1 में आपके पास बोला हुआ ये है, ड्रॉ द सिंबल ऑफ अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 220। अगर मुझे 220 ओम का वोल्टेज मेजर करना है तो मैं वोल्ट मीटर कैसे लगाऊंगा, लगा के बता दो। तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये देखो, ये होता है वोल्ट मीटर, और PQ का वोल्टेज मालूम करना है तो मैंने वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में लगा दिया। तो यहाँ से जो वोल्टेज आएगा वो कौन सा होगा, वोल्टेज VPQ। ठीक हो गया बेटे? अच्छा जी, उसके बाद आपको यहाँ पर रीडिंग नोट करके बतानी है बेटे। तो वो आपके पास नहीं 2.4 हो जाएगी ना बेटा। हाँ। तो यहाँ पे आपने बता देना दिस इज़ 2.4, और इसकी रीडिंग कहाँ पर लिखनी है हमने, दिस इज़ द रीडिंग ऑफ VPQ ना। तो VPQ में हम लोग क्या लिख देंगे बेटे, 2.4। ठीक हो गया बेटे? उसके बाद बेटे ज़रा देखो, उन्होंने बोला हुआ है द स्टूडेंट डिस्कनेक्ट द वोल्ट मीटर फ्रॉम PQ, रिकनेक्ट द वोल्ट मीटर अक्रॉस LED पॉइंट QNR। मतलब अब यहाँ से हटा दिया वोल्ट मीटर, अब इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद बेटे क्लोजेज द स्विच, रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ VQR। क्या VQR की वैल्यूज़ दे दी हैं? ये उन्होंने दे दी पहले से। आपको क्या मालूम करना है, द करंट कैन बी कैलकुलेटेड एज दिस। अगर तुम्हें मालूम करना है करंट, ठीक है, तो VPQ/R कर दो बेटे। ठीक है, आपको बताना क्या है, रिकॉर्ड योर आंसर इन द टॉप टेबल। मतलब कैलकुलेट करो करंट को और इसको टेबल में रिकॉर्ड कर दो बेटे। तो अब हमारे पास VPQ कितना है बेटा, 2.4, और रेजिस्टेंस उन्होंने सवाल में बता दिया वेयर R इज 220। तो 2.4 डिवाइडेड बाय 220, सो द आंसर वुड बी 0.011 एम्पियर्स। तो अब इसको यहाँ पे रिकॉर्ड भी कर दिया, 0.011। अच्छा, एक चीज़ बेटे याद रहे, ये दोनों आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं ये सीरीज़ में लगे हुए हैं। सीरीज़ में करंट हमेशा क्या रहता है बेटा, सेम रहता है सीरीज़ में। अब अगर इसका करंट 0.011 आए तो इसका भी करंट कितना होगा, 0.011। ठीक हो गया बेटे? अच्छा जी, अब इसी तरीके से आपके पास उन्होंने बोला हुआ है RLED, इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला दिया हुआ, क्या हमारे पास VQR है? बिल्कुल है। क्या हमारे पास I है? बिल्कुल है। मैं R निकाल सकता हूँ। VQR हमारे पास कितना आया था बेटा, इट वॉज 2.1, 0.011। तो आपके पास आंसर कितना आ गया बेटा, 191। राउंड ऑफ करके 190 लिख देते हैं बेटा, तो 190 ओम इसका आंसर आ गया। उसके बाद ज़रा देखें, आपके पास बोला हुआ ये है रिमूव 220 रेजिस्टर एंड रिप्लेसेस इट विथ 330। मतलब तमाम प्रोसेस वही, बस इस 220 की जगह अब एक नया रजिस्टर लग दिया जो कि कितने ओम का है, 330 ओम का। और आपको VPQ निकालना है। ज़रा देखो, ये फॉर्मूला अभी ऊपर इन्होंने दिया हुआ था ना, वही करना है, बस से वो सिर्फ वैल्यूज़ चेंज हुई हैं। तो मैंने पहले फॉर्मूला लिख दिया, I इज़ इक्वल्स टू VPQ/R। क्या मेरे पास यहाँ पर I मौजूद है? मैं कहा बिल्कुल मौजूद है।
क्या मेरे पास आर मुझे मैं बिल्कुल मौजूद है। क्या निकालना है, वी पी क्यू। तो देखो आई आपके पास कितना है, 0.0076, 0.0076। वी पी क्यू तुम्हें फाइंड आउट करना है और आर कितना दिया हुआ है बेटा, 330। ये डिवाइड वहाँ जाकर हम लोग इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो द आंसर इज़ 2.508, जिसको हम यहाँ पे 2.5 लिख देते हैं बेटे। आ गया बेटे जनरल नॉलेज। अब इसी तरीके से ज़रा ये देखना, यहाँ पे थोड़ी सी तुम्हारी फिज़िक्स की नॉलेज चेक की जाएगी, जो आपने थ्रू आउट द लेक्चर पढ़ी हुई भी है। बोला हुआ क्या है, एज द रेजिस्टेंस बिटवीन पी क्यू चेंजेस द करंट इन द सर्किट चेंजेस। मतलब अगर ये यहाँ की रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, अब आप खुद देखो, वी पी क्यू था, मतलब ये जब 220 ओम था तो उस वक्त ये वोल्टेज था, ये करंट था। जब मैंने रेजिस्टेंस ज़्यादा कर दी, 220 के बजाय क्या कर दिया बेटे, 330। तो देखो वोल्टेज बढ़ा है कम हुआ है, इसका बड़ा हुआ है, लेकिन करंट क्या हुआ है, कम हुआ है। तो और होना भी यही चाहिए। तो आपके पास इससे मुझे दो चीज़ें पता चल गई कि रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और वोल्टेज और रेजिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये मैंने रिलेशन पहले ही निकाल ली है। अब उन्होंने बोला अपने ही आंसर जो आपने टेबल 2.1 में फिलअप किए हैं उनको देखते हुए राइट डाउन द कंक्लूजन स्टेटिंग हाउ द करंट हाउ द चेंज इन करंट इफेक्ट्स द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी क्यू आर अक्रॉस द एलईडी एंड रेजिस्टेंस ऑफ एलईडी। के आपके पास इस रेजिस्टेंस से इस वोल्टेज और इस वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है बेटा। तो देखो जब आपने रेजिस्टेंस ज़्यादा कर दी, 220 के बजाय क्या कर दिया, 330 कर दिया, रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो करंट क्या हो गया बेटा, कम। ठीक है, जब यहाँ पे करंट कम हुआ, ठीक है, तो उसकी वजह से आपके पास वी क्यू आर का वोल्टेज भी देखो पहले से क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन आर एल ई डी क्या हो गया बेटे, ज़्यादा हो गया। कंपेयर करना है बेटा, रेजिस्टेंस बढ़ाई पी क्यू की, उससे इसका वोल्टेज बढ़ गया, करंट कम हो गया, तो जाहिर सी बात है टोटल बैटरी तो उतनी होती है बेटे, बैटरी तो आपके पास यहाँ पे लगी, इसको तो छेड़ा ही नहीं है। अब अगर ज़्यादा वोल्टेज इसके पास जा रहा है तो इसके पास क्या जाएगा बेटा, कम वोल्टेज जाएगा। तो अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिख देंगे कि एज द करंट डिक्रीजेस, करंट डिक्रीज हुआ, और क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ा दी थी बेटे। तो करंट डिक्रीज करने की वजह से वोल्टेज ऑफ एलईडी डिक्रीजेस एंड वोल्टेज ऑफ पी क्यू इंक्रीजेस। अब ज़रा गौर से समझना कहने का मकसद क्या है। देखो मैंने इसकी रेजिस्टेंस मैंने 220 से क्या कर दी, 330, तो इसका जो वोल्टेज है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एज वोल्टेज और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, रेजिस्टेंस बढ़ाई वोल्टेज बढ़ गया, तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो यहीं से जा रहा है ना बेटा। तो आपके पास क्या हुआ, हमने लिख दिया कि जैसे ही करंट कम हुआ एलईडी का वोल्टेज कम हो गया और वी पी क्यू का आपके पास क्या कहते हैं, वोल्टेज बढ़ गया। अच्छा अब ज़रा देखो आपके पास यहाँ पर वोल्टेज ऑफ एलईडी कम हुआ है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, ठीक है बेटे। तो अब ज़रा देखो इसके हिसाब से ज़रा देखो आंसर देखो, यहाँ पे आपके पास हुआ क्या, वोल्टेज इसका कम तो हो गया लेकिन इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी बेटे, ज़्यादा होगी। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो बेटे, और कंपैरिजन करना था, कोई नॉलेज ना भी लगाते से वैल्यूज़ को कंपेयर करके लिख देते, आंसर आ जाता। So as the current decreases, voltage of LED decreases and voltage of PQ increases, due to which resistance of LED पहले से देखो बढ़ गई है ना, तो हम लोग लिख देंगे resistance of LED increases। करंट कम हुआ, वोल्टेज कम हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ गई, ठीक हो गया। अगला इन्होंने बोला हुआ है कि ड्रॉ द सिंबल ऑफ एल डी आर। एल डी आर का आपने क्या करना है बेटा, सॉरी वेरिएबल रजिस्टर का आपने क्या करना है, आपने उसका सिंबल बनाना है। तो वेरिएबल, बिल्कुल ये एक रजिस्टर बन गया
और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, एक एरो बना देंगे. सो दिस इज LDR. सॉरी, सो नो दैट्स नॉट लाइट डिपेंडेंट, दैट इज वेरिएबल रजिस्टर. डिपेंडेंट में 2 होता है. यस, ठीक है. अच्छा जी, उससे आगे बढ़ते हैं. आपके पास कितने बचे? एक्सप्लेन one advantage of using a variable resistor for this purpose rather than procedure carried out in part A and B. देखो, अगर यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल रजिस्टर लगा हुआ होता तो मुझे यहाँ से इसको हटा के दूसरा लगाना नहीं पड़ता. 220 से 330 मैं खुद ब खुद उसको नॉब से चेंज कर लेता बेटे. तो अब यहाँ पे उसी का रीज़न बताना है कि एक एडवांटेज बताओ कि इससे क्या होता अगर मैं वेरिएबल रजिस्टर लगा लेता. तो मैं यहाँ पे लगा देता टू अवॉइड कनेक्टिंग एंड डिसकनेक्टिंग द सर्किट. मुझे कनेक्ट और डिसकनेक्ट जो अभी करना पड़ा वो नहीं करना पड़ता, बच जाता है इससे. बात समझे बेटे? अगला सवाल लेंसेज से रिलेटेड है बेटे, ज़रा इसको गौर से समझना. ये एक आपके पास कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस है. ये आपके पास इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है बेटे. यहाँ पे आपके पास स्क्रीन है. एक्सपेरिमेंट देखो क्या बताया हुआ है कि स्टूडेंट स्विचेस ऑन द लैम्प, प्लेसेस द लैम्प 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. मतलब मैं बता सकता हूँ लेंस और ऑब्जेक्ट के दरमियान कितना डिस्टेंस है, 20 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर दिया बेटा. सो दिस इज 20 cm. ठीक है. एडजस्ट द पोजीशन अंटिल द शार्प इमेज इज फॉर्म. मेजर ऑन फिगर 3.1 टू द नियरेस्ट 0.1 सेंटीमीटर. मतलब पॉइंट के बाद एक वैल्यू आनी चाहिए, एक डेसिमल प्लेस होनी चाहिए. द इमेज डिस्टेंस डी दिया हुआ इन्होंने, इसको मेजर करना है. तो मैंने क्या किया, नहीं, इमेज डिस्टेंस. इमेज डिस्टेंस क्या होता है, लेंस से इमेज तक का डिस्टेंस. और इमेज कहाँ पे होती है, आपके पास स्क्रीन पे होती है बेटा. तो ये दिस इज 12.1. 12.1 ज़रा देखो. ये 0 से, ये देखो ये डॉटेड लाइन से अगली डॉटेड लाइन 12.1 यहाँ तक आ रहा है. ठीक हो गया बेटे. तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया 12.1. अच्छा, अब ज़रा देखो अली, ये पूरा डिस्टेंस कितना है? हाउ कैन दिस स्मॉल डिस्टेंस बी 20? मतलब ये स्केल डायग्राम है. ज़रा देख लेते हैं स्केल क्या यूज़ हुआ हुआ है. ओके, समझ में आ गया. एक्चुअली में ये जो 20 सेंटीमीटर था, ये 20 नहीं था, ये 4 था. कितना है ज़रा देख लो मेजर. ठीक है. तो 80 है. हाँ, अब 80 कैसे हो जाएगा? 12.1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. देखो यहाँ पे हुआ क्या है, एक्चुअल में ये डिस्टेंस कितना है देख लो तुम्हारे सामने, 4. 12.1 को आप 4 से करेंगे. अभी वो मैं बताता हूँ. अगर हमने उसको स्केल में चेंज करना, ये यहाँ से यहाँ तक 4 है ना, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है. लेकिन सवाल में उन्होंने कितना बताया हुआ है? 20. तो इस 4 को, इस 4 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 20 बन गया? 4 5 सा. तो इसका मतलब है यहाँ का जो हमारा डिस्टेंस आया दैट इज 12.1. ऐसे ही था ना जो हम लोगों ने मेजर किया था अभी अभी स्केल से, वो 12.1 आया. लेकिन मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा. बिल्कुल, यस, टोटल 80 हो जाएगा. यस. तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 12.1 टाइम्स बाय 5, तो 60.5 सेंटीमीटर. सर वापस ही 16 सेंटीमीटर था. मैं एक मिनट दोबारा कर. अच्छा. देखो दिस इज नॉट 16. पीछे से गिरना. ओके, यहाँ पे ये देखो ना, ये रहा 0. यहाँ से 0 से दिस इज 12.1. ठीक हो गया बेटे. आगे बढ़ाते हैं. अच्छा जी, अब जरा देखो, स्टेट 2 वेज इन विच द इमेज डिफरेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा इमेज. देख सकते हो बेटा, एक तो इन्वर्टेड है, तो द इमेज इज इन्वर्टेड. दूसरा आपके पास इमेज मैग्नीफाइड है. इमेज इज मैग्नीफाइड. इन्वर्टेड तो है एंड मैग्नीफाइड. अच्छा जी, अब जरा देखो, इन्होंने बोला हुआ है m क्या है, m इज द मैग्निफिकेशन. एंड हाउ यू कैन फाइंड आउट, आपको उन्होंने बता दिया v/u.
यूज़ योर आंसर टू ए पार्ट टू। कहाँ है ए पार्ट टू? ए पार्ट टू ये रहा, मतलब ये वाला u और ये वाला v इस्तेमाल करके तुमने m निकालना है। v कितना है 60.5, u कितना है 20। तो हम लोगों ने क्या कर दिया बेटा, फॉर्मूला इन्होंने खुद दिया हुआ है ना, v डिवाइडेड बाय u। तो v 60.5, u आपके पास 20, डिवाइड कर दो 3.025, तुम्हारी मैग्नीफिकेशन आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज के क्या क्या होंगे, यार यहाँ पे तो बहुत सारे वी और यू लिखे हुए हैं। कोई मसला नहीं, जो आपने यूज़ फाइंड आउट किया आप उन्हीं को इस्तेमाल करें बेटे। आपने और किसी को इस्तेमाल नहीं करना जो गिवन थे। वी डोंट हैव टू यूज़ दैट, वी हैव टू यूज़ दिस थिंग जो हम लोगों को पता है बेटे। ठीक हो गया बेटे? अच्छा, नाउ दिस इज़ अ ईजियर वन, आई विल एक्सप्लेन इट। ये आप मुझे करके बताना, ठीक है? आपने क्या करना है बेटे, ये जो आपके पास टेबल मौजूद है बेटे, इस टेबल को प्लॉट करना है, ठीक है? यू हैव टू प्लॉट दिस टेबल। ये हम यहाँ से इसको उठा लेते हैं, लेट्स, बिल्कुल, ताकि हम लोग इसको इजीली कर सकें बेटे। यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सो देयर यू गो, ठीक है? अब आपके पास क्या है, आपको इस टेबल को प्लॉट करना है बेटा। U20, अच्छा इन्होंने वैसे बता दिया होगा U का है V का है। एक्स एक्सिस पे V आपके पास Y एक्सिस पे, U आपके पास X एक्सिस पर है। तो 20 पे 60.5, यू एक्स एक्सिस, हाँ ये U आ गया, ये V आ गया। 20 पे 60.5, सो दिस इज 60.5, यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद 25 पे 37.2, 25 यहाँ पे ये आ गया, और 37.2, सो दिस इज 35, 36, 37, बस ये लगा दो, 0.2 को ओमिट भी कर सकते हो। 35 पे 26.5, 35 यहाँ पे आ गया, और 26.5, दिस इज़ 26 एंड दिस इज़ 26.5 इन द मिडल। उसके बाद 45 पे 22.7, 45 इज़ दिस एंड 22.7, तो राउंड ऑफ करके 23 बन जाएगा। 21, 22 और 22.7 थोड़ा सा नीचे लगा दिए, ठीक है? उसके बाद 55 पे 20.9, सो 21 ही बोल सकते हैं, 20.9 है, 21 है। तो 55 पे 21, ठीक हो गया बेटे। और 60 पे 20.2, 60 पे 20.2 कर्व बन गया बेटे, बन भी रहा है। अब आपको इसको एक स्मूथ कर्व बनाना है बेटे, तो अब ज़रा स्मूथ कर्व हम लोग बना देते हैं। ये आपके पास आ गया यूँ, जितना आप अच्छा बना सकते हैं उतना बनाइए। ठीक हो गया बेटे? अच्छा जी, उसके बाद आपके पास बोला हुआ ये है ड्रॉ द बेस्ट फिट कर्व, हमने बना दिया बेटा बेस्ट फिट कर्व। उसके बाद आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। यूज़ योर ग्राफ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v व्हेन u इज़ 30। व्हेन u इज़ 30, ये रहा u इज़ 30, दिस इज़ 30 u, तो ये आपके पास कितनी आ रही, तकरीबन 31 आ रही है। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर। उसके बाद द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग दिस। अब फोकल लेंथ का फॉर्मूला भी बता दिया। यूज़ योर आंसर ऑफ पार्ट डी। पार्ट डी का आंसर में आपको u भी पता है, आपको v भी पता है। अब आपने क्या करना है, पार्ट डी का आंसर इस्तेमाल करके यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ। तो u की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है बेटे 30, v आपके पास कितना आया है 31, डिवाइडेड बाय दिस वुड बी 30 प्लस 31, सो 30 into 31 divided by 61, so the answer is 15.245, तो 15.25 लिख दिया बेटे। ठीक हो गया। अब आगे बेटे, अगली चीज़ बेटे, स्टेट वन टेक्निक यू यूज़
when doing the experiment to ensure that the image on the screen is clearly focused. ये जो आपके पास स्क्रीन थी, हाँ स्क्रीन पे इमेज शार्प आनी चाहिए, उसके लिए हम लोग करते क्या है बेटे, हम ना तो इसको छेड़ेंगे ना तो इसको छेड़ेंगे, हम स्क्रीन को या तो आगे लेकर जाऊंगा या तो एडजस्ट करूंगा बेटा, ताकि मेरे पास इमेज कैसी आ जाए बेटा, बिल्कुल शार्प इमेज है। सही तो अब उन्होंने यही पूछा हुआ था, तो हम उनको जवाब दे देंगे बेटे, और वो जवाब क्या देंगे कि मूव स्क्रीन, क्लोजर और फर्दर। हाँ, स्लोली, क्लोजर और फर्दर, या टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो भी बोलते हैं ना, आगे एंड पीछे को, हाँ टू एंड फ्रो टू गेट द शार्प इमेज। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा देखो, ये है एक वो सवाल जो अब आपके पास पेपर में आएगा, आपके पेपर्स में आएगा Experiment बेटा, वाला है ये। एक्सपेरिमेंट वाला। इसमें मैं आपको बोलूँगा कि ये भी जनरल नॉलेज है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन जो उन्होंने दी हुई है इन्फॉर्मेशन, आपने उसको गौर से पढ़ना है, एंड यू विल कैरी आउट ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, कुछ जनरल चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, वो हम लोग देख भी लेते हैं। अब ज़रा देखो, जो एलैबोरेशन इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको ज़रा गौर से देखते हैं और उसमें की फैक्टर हम लोग मार्क कर लेते हैं। हॉट वाटर इज़ पोर्ड इनटू ग्लास बीकर एंड अलाउड टू कूल, तो बीकर में गर्म पानी डाल रहे हैं और उसको ठंडा कर रहे हैं। प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट हाउ रेट एट विच वाटर कूल डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर। रेट का मतलब कितनी देर में वाटर कूल हो रहा है, डिपेंड्स अपॉन द डायामीटर, मतलब हमारे पास बीकर जो हैं वो अलग अलग साइजेस के हैं। कुछ आपके पास ऐसे बड़े बीकर होंगे, कुछ आपके पास ऐसे छोटे बीकर होंगे, दोनों का डायामीटर अलग है ना। इन दोनों में हम लोग पानी डालेंगे और देखेंगे किसका रेट ज़्यादा है, मतलब कौन ज़्यादा जल्दी कूल डाउन कर रहा है। यू आर प्रोवाइडेड विथ, आपको क्या क्या दिया हुआ है बेटा, हॉट वाटर, ठीक है, सेट ऑफ ग्लास बीकर ऑफ डिफरेंट साइजेस, मतलब अलग अलग डायमीटर्स के ग्लास बीकर दे दिए, मेजरिंग सिलेंडर दे दिया, ठीक है, और दूसरे कॉमन लेबॉर्ट्री अपरेटस आपके पास गिवन हैं। आपको क्या बताना है, इन योर प्लान इंक्लूड एनी अदर अपैरेटस नीडेड। तो भाई सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे क्या चेक करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये चेक करना चाह रहा हूँ कि वाटर कितनी जल्दी ठंडा हो रहा है, तो मैं टेम्परेचर मेजर कर रहा हूँ, और टेम्परेचर मेजर करने के लिए यहाँ पे इन्होंने कोई इंस्ट्रूमेंट बताया हुआ है, नहीं बताया हुआ, तो आई विल राइट डाउन क्या बेटा है, थर्मोमीटर। Thermometer is used to measure temperature। दूसरी चीज़ आपको ये मालूम करना, तो कौन कितनी जल्दी ठंडा कर रहा है और कौन कितनी देर से कर रहा है, तो टाइम मेजर करना है। तो टाइम मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, स्टॉप वॉच। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बेटे कि स्टॉप वॉच इज़ यूज्ड टू मेजर टाइम। टाइम मेजर हो गया और टेम्परेचर मेजर हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसी तरीके से हम लोग एक और भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं बेटे, हम लोगों को डिफरेंट साइजेस दिए हैं ना मेजरिंग सिलेंडर के, तो मेजरिंग सिलेंडर का डायमीटर भी तो मेजर करना है बेटा, तो वो भी चीज़ हम लोग लिखेंगे कि अब वो उसका डायमीटर मेजर करने के लिए तुम टेप इस्तेमाल कर लो, वर्नियर कैलिपर, रूलर तो अच्छी चीज़ नहीं होगी बेटे, टेप अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि सिलेंडर आपके पास सर्कुलर होता है ना, तो उस सर्कुलर चीज़ों का डायमीटर मेजर करने के लिए आप ज़्यादातर टेप इस्तेमाल करते हैं। तो हम तीसरा चीज़ लिख देंगे, यूज़ मेजरिंग टेप टू मेजर डायमीटर। तो तीन चीज़ें बता दी, क्या क्या तीन चीज़ें बताई बेटे, कि सबसे पहला पॉइंट उन्होंने क्या पूछा हुआ था, एनी अदर अपैरेटस नीडेड, तो मैंने बताया थर्मोमीटर चाहिए टेम्परेचर मेजर करने के लिए, स्टॉप वॉच चाहिए टाइम मेजर करने के लिए, और मेजरिंग टेप चाहिए डायमीटर मेजर करने के लिए। अब अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथड इंक्लूडिंग व्हाट विल यू मेजर एंड हाउ विल यू मेक श्योर योर मेजरमेंट्स आर करेक्ट या एक्यूरेट, कि क्या करोगे तुम, अपना एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे। तो भाई मैं एक चीज़ तो यहाँ पे ये रखूँगा कि मैं सबसे पहले जो बीकर होगा, बीकर में पानी डाल दूँगा, गर्म पानी डाल दूँगा, और उसका टाइम मेजर करूँगा कि वो रूम टेम्परेचर पे कब आता है।
क्योंकि देखो अगर यहाँ पे मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर था, ये ठंडा था, लेकिन मैंने अभी नहीं पिया, इसको थोड़ी देर तक रहने दिया, तो अब ये ग्लास ऑफ वाटर का टेम्परेचर कहाँ तक ड्रॉप होगा? जब तक रूम टेम्परेचर नहीं आ जाता। या कहाँ तक राइज होगा? जब तक रूम टेम्परेचर नहीं आ जाता बेटा। रूम टेम्परेचर पे आके वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो बेटे अब ये जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने मेथड लिखा है या जो डिस्क्राइब किया है उसी को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, कि पोवर हॉट वाटर in different beakers and measure time when water reaches room temperature। ठीक है। अपना एक्सपेरिमेंट एक्यूरेट करने के लिए मैं क्या करूँगा? रिपीट द एक्सपेरिमेंट। जो देखो कुछ होते हैं ना अनसर्टेनिटी एरर्स आ जाते हैं, रैंडम एरर्स जिनको हम लोग बोलते हैं, तो रैंडम एरर्स को रिमूव करने के लिए आप क्या करते हो? उसी एक्सपेरिमेंट को बार बार करते हो और फिर उस वैल्यू का एवरेज निकाल लेते हो। तो उन्होंने बोला था ना हाउ यू विल मेक श्योर दैट योर एक्सपेरिमेंट इज एक्यूरेट। तो हम लोग क्या करेंगे? रिपीट द प्रोसेस repeat the process using different beakers, using different size beakers। और फिर उसमें आप लिख सकते हो टेक द एवरेज एज वेल। ठीक हो गया। अब देखो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में कुछ चीज़ें हैं जो हमें कंट्रोल भी करनी है। द की वेरिएबल्स दैट यू विल कंट्रोल टू मेक श्योर कि ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल करेक्ट हो रहा है बेटे, मुझे कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेट सपोज कि बेटा मेरे पास एक ये भी बीकर है, ठीक है, मेरे पास एक ये भी बीकर है। मैं अगर चेक करना चाह रहा हूँ इन दोनों में से कौन ज़्यादा जल्दी उसको कूल कर रहा है, कौन कम जल्दी कूल कर रहा है, तो मुझे एक चीज़ मेक श्योर करनी पड़ेगी कि मैं जितना मास आपके पास या जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर मैं इस बीकर में डाल रहा हूँ उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर इस बीकर में भी डालूँ बेटे। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? क्वांटिटी दोनों में क्या रखनी पड़ेगी? सेम। इसी तरीके से जो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर है, मतलब जो पानी मैंने इस बीकर में डाला और जो पानी इस बीकर में डाला, इन दोनों का टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए? तभी तो एक्सपेरिमेंट फेयर होगा बेटा। वरना अगर मैंने यहाँ पे कोई इन दोनों में से कोई वैल्यू चेंज रखी बेटे, दोनों भी, तो एक्सपेरिमेंट फेयर निकल आएगा बेटा। मतलब एक के साथ आपने कुछ और कंडीशंस रखी, कंडीशन सेम रखनी पड़ेंगी। तो फिर आपके पास कौन कौन से की वेरिएबल्स हैं जो कि आपको कांस्टेंट रखने हैं? तो फिर वो हमने बताया कि वॉल्यूम और मास ऑफ द वाटर poured in different beakers must be same। एक ये चीज़ आ गई, एक ये चीज़ आ गई, और आपके पास दूसरी चीज़ इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर मस्ट बी सेम। जो पानी, मतलब जो पानी आप अलग अलग बीकर्स में डाल रहे हो, तो ये एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि उन तमाम पानियों का टेम्परेचर आपके पास क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक हो गया बेटे। उसके बाद बेटे रिजल्ट टेबल टू रिकॉर्ड योर मेजरमेंट, मतलब कौन कौन सी मेजरमेंट्स रिकॉर्ड करोगे, तो उसका सिर्फ एक रॉ सा टेबल बनाना है, उसमें सिर्फ आपको हेडिंग्स लिखनी पड़ती हैं। तो मैंने कहा मैं तो एक चीज़ तो मेजर करूँगा डायमीटर, और डायमीटर ऑब्वियस सी बात है मीटर्स में तो नहीं होगा, सेंटीमीटर में होगा। दूसरी चीज़ इन तमाम के लिए मैं मेजर करूँगा टाइम। हर बीकर का आपके पास क्या चीज़ चेंज था? डायमीटर चेंज था ना। इनिशियल टेम्परेचर दोनों का सेम, ऑब्वियस सी बात है, सबके सब फाइनल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आएगा, तो फाइनल टेम्परेचर भी सब बीकर्स में जो वाटर है उन सब का क्या होगा? सेम। क्या चीज़ चेंज हो रही है बेटे? मैं बीकर्स का डायमीटर चेंज कर रहा हूँ और मैं टाइम मेजर कर रहा हूँ। अब टाइम को तुम किसी भी सेकंड्स में लिख दो, मिनट्स में लिख दो, आई वुड से सेकंड्स में ही लिखूँ बेटे। तो मैं ये दो क्वांटिटीज़ को मेजर कर रहा हूँ।
उसका मैंने क्या बना दिया बेटा, एक रिजल्ट टेबल बना दिया. आई डोंट हैव टू पुट द वैल्यूज़. तो मैं बस से बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट प्लान कर रहा हूँ मैं. तो प्लानिंग में मुझे वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है. मैं इसे बताऊँगा कि मैं ये 2 चीज़ें मेजर करूँगा और उसके बाद फिर मैं काम करूँगा आगे. आगे ज़रा देखो, आखिरी चीज़ जो इन्होंने बोली हुई है, हाउ विल यू प्रोसेस योर रिजल्ट टू रीच अ कंक्लूजन. आप कंक्लूजन कैसे करोगे बेटे. तो देखो, कंक्लूजन करने के 2-3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं. क्या आप इन 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान ग्राफ प्लॉट कर लो, या और फिर जो ग्राफ प्लॉट करने के बाद उनकी वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हो. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटे, प्लॉट अ ग्राफ. कौन कौन सी क्वांटिटीज़ तुमने लिखी हैं बेटे यहाँ पर, डायमीटर और टाइम ना. तो प्लॉट अ ग्राफ ऑफ डायमीटर अगेंस्ट टाइम एंड कंपेयर द रिजल्ट टू चेक how diameter affects the rate of cooling. और यहाँ पर आपके पास ये 7 मार्क का एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन होता है कंप्लीट.